गुड मॉर्निंग। आराधना डिग्री कॉलेज के बीए प्रथम वर्ष की क्लास में आज गृह विज्ञान विषय में पाचन तंत्र को पढ़ेंगे। इससे पहले हमने रक्त, कोशिका और ऊतक को पढ़ा था। आज अपना नेक्स्ट पॉइंट है पाचन तंत्र। डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन तंत्र कहते हैं किसको हैं? तो कहते हैं पहले पाचन समझते हैं, और पाचन की क्रिया जिस तंत्र में होती है, वो जिस सिस्टम के अंतर्गत होगी वो पाचन तंत्र कहलाएगा। कहते हैं शरीर में जब अपन पहली बार भोजन ग्रहण कर रहे हैं तो भोजन के जटिल अणुओं को कहते हैं छोटे छोटे अणुओं में और रासायनिक प्रक्रिया द्वारा, यानी जो एंजाइम प्रोटीन्स वगैरह रहते हैं उनकी उपस्थिति में मतलब पाचित कर देता है, उसे कहते हैं पाचन। यानी कि भोजन के जटिल अणुओं को सूक्ष्म अणुओं में पाचित कर देता है रासायनिक प्रक्रियाओं के माध्यम से, विशेष करके एंजाइम्स और प्रोटीन की सहायता से, उसे कहते हैं पाचन। और पाचन की प्रक्रिया जिस तंत्र के अंतर्गत होती है उसे कहते हैं पाचन तंत्र। जैसे सबसे पहले इसकी परिभाषा हो जाएगी, पाचन क्या है? तो भोजन के जटिल अणुओं को सूक्ष्म यानी पाचन युक्त अणुओं में बदलने की प्रक्रिया, और वो प्रक्रिया किससे? रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप। और इसमें मुख्य रोल किसका है? एंजाइम, प्रोटीन। तो रासायनिक क्रियाओं द्वारा बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पाचन। ठीक है। और ये पाचन की प्रक्रिया जिस तंत्र के अंतर्गत होती है उस पूरे सिस्टम को कहा जाता है पाचन तंत्र। ठीक है। अब जो पाचन तंत्र है उसके मुख्य अंग कौन कौन से हैं? पाचन तंत्र है उसके मुख्य पार्ट कौन कौन से हैं? तो कहते हैं पाचन तंत्र अलग अलग भागों में बंटा हुआ था। उसके जो भाग है, अगर यूं देखें तो पहले मुख, गुहा, सेकंड ग्रास नली, उसके बाद देखें तो आमाशय, फिर छोटी आंत, बड़ी आंत, और इसके बाद मल द्वार से इसका निष्कासन हो जाएगा। वैसे इसके बीच में भी छोटे छोटे भाग और आएंगे, लेकिन मुख्य रूप से इन भागों द्वारा पूरी पाचन की क्रिया संपादित होती है। तो ये उसके मुख्य भाग है, मुख, गुहा, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत। अब अगर यूं देखा जाए तो इसको डायग्राम से अगर समझे तो कहते हैं कि ये है एक प्रकार से हमारे सामने पाचन तंत्र का डायग्राम। अगर इसको देखें तो ये है नासाद्वार यानी नाक, और ये है मुख। ठीक है, इसको कहते हैं ग्रास नली।
पहले इसका पूरा स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, इसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। ये ग्रास नली जाकर के खुलती है आमाशय में, ठीक है। ये है अग्नाशय ग्रंथि, इसके अलावा ये है यकृत, यहां पर एक संरचना है पित्ताशय, ये जो है ये है बड़ी आंत, आंतरिक संरचना है ये है छोटी आंत, और ये है मल द्वार। एक बार इसको समझ लो, मल द्वार अपन बाद में समझ लेंगे। ये एक पूरा जो डायग्राम है, ये डायग्राम है पाचन तंत्र का, ये जो पाचन तंत्र है उसकी संरचना का ये चित्र है, ठीक है। तो ये पाचन तंत्र का पूरी संरचना हो गई, कौन कौन से पार्ट है और उन पार्टों की कहाँ स्थिति है, उस स्थिति के आधार पे इसको एक एक प्रकार से समझेंगे। अब सबसे पहले है मुख, क्योंकि प्रक्रिया शुरू होगी मुख से। अब आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि जो मुख है, मुख से अपन किसी भी भोज्य पदार्थ को मुंह में प्रवेश, शरीर में जो शरीर के कहते हैं शरीर में लेने की जो प्रारंभिक जो अंग है, जिस अंग के माध्यम से शरीर जो भोजन है वो शरीर में प्रवेश करता है, वो है मुख। अब मुख में जैसे ही प्रवेश करेगा तो मुख में दांत होते हैं जो क्या करते हैं, चबाने का, दबाने का और कुतरने का, यानी जो भोज्य पदार्थ है उनकी 3 प्रक्रिया दांतों द्वारा संपादित होती है। कौन कौन सी? चबाने की, दबाने की और कुतरने की। और इसके लिए कहते हैं कि अलग अलग, इसमें जो पहले दांत आते हैं उसमें अलग अलग होते हैं, जैसे कृंतक दांत, दूसरा रदनक, तीसरा अग्रचर्वणक और चौथा चर्वणक। तो इस प्रकार 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं जो चबाने का, दबाने का और कुतरने का कार्य करेंगे। अब यहां से जो भोजन पाचित होगा तब कहते हैं इसी मुंह में एक चीज होती है जीभ। क्या होती है? ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। अब जीभ क्या होती है कि जीभ की एक बार संरचना समझते हैं कि जीभ कैसे, जैसे ये एक प्रकार की जीभ है, ठीक है। अब इस जीभ का जो ये वाला भाग है, दूसरा पार्ट होगा ये, ठीक है। एक पार्ट होगा ये। इस जीभ को समझते हैं, जीभ की संरचना पूरी, ठीक है। अब जीभ में क्या होता है, कहते हैं कि जो जीभ है, इस जीभ में जो अग्रभाग होता है ये मीठा स्वाद प्रकट करता है, यानी मीठे स्वाद का जो अनुभव होता है हमें वो अगले वाले भाग से प्राप्त होता है। यानी कि इसमें अलग अलग स्वाद, जीभ क्या करती है, स्वाद को क्लियर करती है कि स्वाद कौन कौन सा है। तो इसमें छोटे छोटे अंकुर पाए जाते हैं जिन्हें कहा जाता है स्वादांकुर। क्या कहा जाता है? स्वादांकुर। और उन स्वादांकुरों के माध्यम से हमें पता लगता है कि किसी चीज का क्या स्वाद है। जैसे ये जो अगला भाग है ये प्रतीत करता है किसको? मीठे स्वाद को। तो फिर दूसरा जो ये वाला और ये वाला भाग है ये करता है नमकीन स्वाद को। किसको करता है? नमकीन स्वाद का पता यहां से लगता है। फिर जो ये वाला भाग है ये करता है खट्टेपन का एहसास। किसका? और जो ये भाग है ये करवाता है कड़वेपन का एहसास। यानी कि जीभ में अलग अलग स्वादांकुर पाए जाते हैं और उन स्वादांकुरों के माध्यम से हमें पता लगता है कि कैसा स्वाद होगा। अग्रभाग से क्या आएगा? मीठे स्वाद प्रतीत होगा। ठीक उसके अग्रभाग के ही 2 पार्श्व में भाग होते हैं, इस साइड एक, इस साइड, उसके ऊपर नमकीन स्वाद का एहसास होगा। ठीक मिडिल में जाओगे खट्टेपन का एहसास होगा और लास्ट में कड़वेपन का एहसास होता। तो ये स्वादांकुर पाए जाते हैं जीभ के ऊपर। एक बार आप यहां तक नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन उसके आगे बढ़ते हैं। अब देखिए,
जो मुख है, मुख के माध्यम से भोजन अंदर ग्रहण कर लिया गया, दांतों द्वारा उसको तोड़ने की प्रक्रिया हो गई, जीभ के माध्यम से स्वाद का पता लग गया। लेकिन इसमें एक चीज और होती है, मुख में होती है लार। क्या होती है? और लार में एक एंजाइम होता है टाइलिन, एक होता है एमिलेस या एमाइलेस। ये क्या करता है कि जो अपन खाना खाते हैं, जैसे रोटी खाई, अब रोटी में क्या होता है? स्टार्च की मात्रा होती है। दूसरा जो लार होती है वो क्या करते हैं? भोजन को चिकना बना देती है, जिससे वो आसानी से ग्रशिका के माध्यम से आगे जा सके। तो कहते हैं इसमें जो टाइलिन और एमिलेस नाम के एंजाइम होते हैं, ये एंजाइम क्या करते हैं कि भोजन में जो पाया जाता है स्टार्च, क्या पाया जाता है? इस स्टार्च को बदलते हैं शर्करा में। किसमें बदलते हैं? यानी कि आपने कभी रोटी खाते हुए समय एक चीज फील की होगी कि जैसे ही रोटी खाओगे, जब वो पचित हो जाती है, चिकनाई सी आ जाती है, तो बाद में जो रोटी का कहते हैं स्वाद होता है वो थोड़ा मीठेपन का एहसास करवाता है। और वो स्वाद क्यों करवाता है? क्योंकि इसमें कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? टाइलिन और एमिलेस, जो क्या करते हैं? रोटी में क्या होता है? स्टार्च, और स्टार्च को फिर वो किस में ट्रांसफर करता है? शर्करा में। तो ये काम है लार का। अब जो शर्करा युक्त भोजन है वो ग्रास नली के माध्यम से आमाशय तक पहुंचेगा। कहां पहुंचेगा? आमाशय तक। ये ध्यान रखना है यहां तक। अब देखो, जो ग्रास नली का मुख्य कार्य क्या है? ग्रास नली का सिर्फ एक ही काम है कि वो क्या करता है कि जो मुख से भोजन आया है उस भोजन को आमाशय तक ले जाने का काम जो करता है वो करता है ग्रास नली। अब भोजन आ गया कहां? आमाशय में। आमाशय में क्या होता है कि इसी जगह पे जठर ग्रंथि होती है, और ये जठर ग्रंथि से क्या निकलता है? जठर रस। मोस्ट है, आमाशय में जो भोजन को पचाने का काम करता है वो करता है जठर रस। अब जठर रस से क्या करता है वो देखना आपको कि जठर रस में अलग अलग एंजाइम होते हैं जो आमाशय में निकलेंगे। आमाशय में अलग अलग एंजाइम होंगे, उन एंजाइमों को एक बार देखते हैं ये क्या करते हैं। यहाँ भोजन के पाचन की प्रक्रिया होगी, लेकिन पाचन किसके माध्यम से होगा? जठर रस के माध्यम से। अब जो जठर रस के माध्यम से पाचन हो रहा है, तो यहाँ जो एंजाइम है वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले आप पेप्सिन, इसके बाद रेनिन, लाइपेज, और चौथा HCl, हाइड्रोक्लोराइड अम्ल होता है वो HCl। अब क्या होता है देखो, जो पेप्सिन है वो पेप्सिन क्या करेगा कि जो एंजाइम ये आमाशय में है, यानी आमाशय में भोजन पचाने का काम जो करता है, पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करवाएगा। किसका करवाएगा? प्रोटीन का। जो रेनिन है वो क्या करता है? दूध का पाचन करवाता है। किसका? दूध में वर्णक होता है कैसीन, और कैसीन के माध्यम से उसे दही में परिवर्तित करता है, और ये ज्यादातर छोटे बच्चों में प्रक्रिया होती है। तो रेनिन दूध के कैसीन को पाचित करता है, पेप्सिन प्रोटीन को, लाइपेज होता है वो वसा का पाचन करवाता है। ठीक है। और जो HCl है ये क्या करता है? भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। क्या करता है? भोजन को अम्लीय माध्यम, यानी कि आमाशय में जो भोजन पाचित होगा वो किस प्रकृति का होगा? अम्लीय प्रकृति का होगा। इसमें किसका रोल है? HCl का। यानी अब जो भोजन यहाँ पचित हुआ है इनके माध्यम से वो जाएगा सीधा यहां से छोटी आंत में। कहां जाएगा? छोटी आंत में। लेकिन बीच में एक U आकार की स्थिति है, और जो U आकार की स्थिति ये जो बनी हुई है इसको कहते हैं ग्रहणी। क्या कहते हैं? ठीक है। अब छोटी आंत में भोजन चला गया। अब जो छोटी आंत में भोजन गया है वो भी अलग अलग माध्यम से पाचित होगा, लेकिन ध्यान रखना है आमाशय में जो भोजन पाचित हुआ है उसकी प्रकृति कैसी है? अम्लीय प्रकृति। लेकिन जो छोटी आंत में जाकर के भोजन पाचित होगा, ये छोटी आंत, इसमें जो भोजन पाचित होगा वो किस प्रकृति का होगा? तो ध्यान रखना ये होगा क्षारीय प्रकृति का। ऐसा होगा क्षारीय प्रकृति का। तो अम्लीय जो प्रक्रिया थी, अम्लीय माध्यम था, उस अम्लीय माध्यम से छोटी आंत में ही उसका माध्यम बदल गया, और अम्लीय से प्रकृति कैसी आ गई? क्षारीय प्रकृति आ गई। यानी यहाँ पीएच मान चेंज हो जाएगा। वहां पीएच मान अम्लीय प्रकृति का था, यहाँ क्षारीय प्रकृति में ट्रांसफर हो जाएगा। अब यहाँ क्या होता है? पहले तो छोटी आंत को ही समझ लेते हैं। ये जो छोटी आंत होती है ये 7 से 9 मीटर लंबी होती है। नाम इसका छोटी आंत है, लेकिन लंबाई कितनी है? 7 से
9 मीटर, क्योंकि इसके मोटेपन के हिसाब से इसका नामकरण हुआ है। तो कहते हैं छोटी आंत है लेकिन 7 से 9 मीटर लंबी है। अब ये जो 7 से 9 मीटर लंबी है, इसमें सारी प्रकृति और इसमें जो आमाशय से पचित होना बाकी रह गया भोजन, जो शेष भोजन, वो यहाँ आकर के पचित होगा। अब जो छोटी आंत में पाचन हो रहा है उसमें एक महत्वपूर्ण चीज है, देखो यहाँ एक यकृत है, ठीक है, एक बार आप उसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं इसको समझाता हूं कि बात में सब इकट्ठा नहीं हो जाए। छोटी आंत और यकृत को वापस समझते हैं अपन। अब सबसे पहले छोटी आंत, तो छोटी आंत को यहां ले लेते हैं। ठीक है, अब छोटी आंत है, इसको सुदांत्र भी कहते हैं, लेकिन छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? 7 से 9 मीटर लंबी। ठीक है, दूसरा, भोजन का पाचन सारीय प्रकृति में, यानी सारीय माध्यम में होगा। इससे पहले अपन ने क्या पढ़ा था? आमाशय, वहां भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम में हुआ था। अब आमाशय में जो भोजन हुआ पाचित, वो किस रस के माध्यम से हुआ था? जठर ग्रंथि से जठर रस निकले थे, जिसके एंजाइम थे, उनके माध्यम से हुआ था। लेकिन यहां किस माध्यम से होगा? यहां होगा पीत रस व अग्नाशय रस से, यानी अग्नाशय ग्रंथि से जो रस आएगा, तो भोजन का पाचन सारीय माध्यम में पीत रस व अग्नाशय रस से होगा। अब मेन चीज है, पीत अग्नाशय रस तो आ गया अग्नाशय अंग से, यानी यहां से निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन दूसरी चीज आ गई पीत रस। अब पीत रस का निर्माण कहां हुआ है? ये बात याद रखने योग्य है कि भाई पीत रस का निर्माण कहां होता है, याद रखना। इसके लिए अपन पढ़ेंगे यकृत। क्या पढ़ेंगे? ध्यान रखना, ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। कौन सी? यकृत। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। पहले फीचर्स इसकी ये। दूसरी, इसका जो वजन होता है ना, वो 1500 ग्राम होता है। कितना? यानी 1.5 किलो के आसपास यकृत का वजन होता है। और भार के आधार पर, किसके आधार पर? भार के आधार पर अगर देखा जाए तो यकृत सबसे बड़ा अंग है। क्या है? शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? भार के आधार पर देखा जाए तो यकृत है, और यूं देखा जाए तो जो स्किन है, चमड़ी, ये स्किन सबसे बड़ा अंग है, क्योंकि ये पूरे शरीर को कवर किया हुआ है। तो ये सबसे लंबाई के आधार पर देखे तो सबसे बड़ा अंग कौन सा होगा? स्किन होगी। जबकि अगर भार के आधार पर देखे तो सबसे बड़ा अंग कौन सा है? यकृत। ये नोट डाउन करना है। वैसे मैं नोट के रूप में बता देता हूं आपको। लंबाई के आधार पर सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा, यानी स्किन। ठीक है, ये आपको विशेष याद रखना। लेकिन भार के आधार पे पूछे तो यकृत सबसे बड़ा, और लंबाई के आधार पे स्किन। अब क्या हुआ? यकृत में क्या बनेगा? पीतरस। क्या बनेगा? इसमें होता है पीतरस का निर्माण। लेकिन ध्यान रखना, सिर्फ निर्माण होता है, ये या इकट्ठा नहीं होता। यहां से निर्माण होगा तो फिर निर्माण होकर के ये जस्ट सीधा चला जाएगा कहां? पित्ताशय में। यानी पित्ताशय जो है, इसमें क्या होता है? पीत रस का संग्रह होता है। संग्रह का मतलब इकट्ठा। पीत रस का संग्रह कहां होता है? पित्ताशय में। याद रखना, निर्माण कहां होता है? यकृत में। संग्रह का होता है पित्ताशय में। और ये काम कहां जाके करेगा? तो ध्यान रखना, पीत रस जो अपना काम करता है वो करता है छोटी आंत में। कहां करता है? यानी अपना काम करना शुरू करेगा छोटी आंत में। तो पीत रस बड़ा इंपॉर्टेंट है। अलग अलग पार्ट दे रखे हैं। निर्माण यकृत में होता है, इसका कलेक्शन, संग्रह होता है वो पीत रस में होता है, जबकि अपना काम करना शुरू करता है छोटी आंत में। और छोटी आंत में जो भोजन पच जाता है वो भोजन आता है फिर बड़ी आंत में। कहां आएगा? बड़ी आंत में। अब क्या होता है कि बड़ी आंत में क्या होता है? अवशोषण। क्या होता है?
अवशोषण की प्रक्रिया होगी, लेकिन बड़ी आंत में अब बहुत कम मात्रा में ऐसा भोजन होता है जो वहां तक पहुंचता है, और जो भी भोजन बड़ी आंत में पहुंचता है वो अधिकतर वर्ज्य पदार्थ होता है। कैसा होता है? यानी जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उन अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होगी लास्ट में, वो होगी बड़ी आंत में, और जो उपयुक्त भोजन है वो ऊर्जा के रूप में वापस ट्रांसफर हो जाएगा, और जो अपशिष्ट पदार्थ है वो बड़ी आंत से निकल करके फिर लास्ट में एक आता है मल द्वार। क्या आता है बड़ी आंत के बाद? मल द्वार, और मल द्वार से अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन हो जाएगा। अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन। क्लियर? ये है अपना पाचन तंत्र। वापस एक बार देख लो, एक बार डायग्राम के ऊपर देख लो। मुख से भोजन प्रवेश करेगा, दांतों के माध्यम से चबाने का काम होगा। जीभ में जो यहाँ लार ग्रंथि है उसमें एमिलेस और टाइलिन एंजाइम होते हैं, जो क्या करते हैं, वैसे तो लार उसको चिकना बना देती है, लेकिन जो टाइलिन एंजाइम जो उपस्थित होता है वो क्या करता है, उसको भोजन को, जो भोजन में स्टार्च की मात्रा होती है उसको शर्करा में परिवर्तित कर देता है। फिर ग्रास नली के माध्यम से आमाशय में आता है, आमाशय में जठर रस उपस्थित होता है, इसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम उसका पाचन करते हैं। फिर वो ग्रहणी के माध्यम से चला जाता है छोटी आंत में। छोटी आंत में जाएगा तो वहां क्या होगा, यकृत में जो बना था पीत रस, वो वापिस कहाँ आएगा, पित्ताशय में। पित्ताशय के माध्यम से यहाँ करके उस भोजन का पाचन करवाएगा। यहाँ पाचन होने के बाद भोजन सीधा कहाँ जाएगा, छोटी आंत से बड़ी आंत में। और जो बड़ी आंत होती है, इसकी जो लंबाई होती है वो होती है 1 से 9 मीटर। अब आप ये सोचोगे कि भाई बड़ी आंत है, लंबाई 1 से 9 मीटर, छोटी आंत है, उसकी लंबाई 7 से 9 मीटर। इसका कारण है कि ये जो है बड़ी आंत, ये मोटाई में बड़ी है, इसलिए इसको मोटी बड़ी कहा जाता है। ठीक है? और वो क्या होती है, उसकी जो मोटाई कम है लेकिन लंबाई खूब है, और लंबाई है वो कुंडलाकार है। कैसी है? ये कुंडलित अवस्था में। कैसी है? जैसे स्प्रिंग होती है ना, उस टाइप की होती है, एक जालीनुमा संरचना होती है उस टाइप की, इसलिए इतनी दिखती नहीं है, वरना इसकी लंबाई अगर इसको खोल के देखा जाए तो 7 से 9 मीटर तक होगी। ये अपने पूरे शरीर का पाचन सिस्टम, यानी ये जो पूरा पाचन है, इसके जितने ये पार्ट्स है, यानी मुख से लेकर के मल द्वार तक, वो सब आहार नाल का हिस्सा माना जाता है। किसका माना जाता है? इसलिए कहते हैं कि कभी भोजन में कहा जाए कि आहार नाल को समझाइए, तो भी इसी प्रोसेस को आपको समझाना है। यही पार्ट्स वहां आएंगे, और कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को समझाइए, तो भी यही चीज आती है। ये था अपना पाचन तंत्र। कल नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।